हेलो, नमस्कार, जोहार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल RHR एकेडमी में। ये क्लासेस स्टेट एसएससी रेलवे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको अंत तक बने रहना है और कुछ नहीं करना है। आपका सारा डाउट अच्छे से मैं क्लियर करवाऊंगा, ठीक है? आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था मिडिएवल इंडिया में हमने इस्लाम पढ़ा था, फिर इस्लाम के फाउंडर पढ़ा था, और फिर इंडिया में आक्रमणकारी जो पहले आक्रमणकारी हुए, दूसरे आक्रमणकारी हुए, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग तीसरे आक्रमणकारी जो मोहम्मद गौरी हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और वहाँ से शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा था पहला आक्रमणकारी जो मोहम्मद बिन कासिम था, उनका टाइम पीरियड कितना था? तो 712 से 714 ईस्वी तक था, ठीक है? और उसके बाद थे महमूद गजनबी, जिनका टाइम पीरियड था 1000 AD से 1027 ईस्वी तक, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी, जिसका टाइम पीरियड 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक था, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने के लिए। तो ये जो मोहम्मद गौरी है, ये तीसरे नंबर के आक्रमणकारी थे भारत में। इन्होंने तीसरा नंबर पे आक्रमण किया। तो इन्होंने पहला आक्रमण कब किया था, ये जानते हैं सबसे पहले। इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हो 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी। बस ईस्वी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो इनका पहला जो आक्रमण था, पहला आक्रमण वो इसने 1175 में करा था। 1175 में इसने पहला आक्रमण करा था, ठीक है? और इसने मुल्तान में आक्रमण करा था। इसने मुल्तान में आक्रमण करा था, करमाठी को। इसने मुल्तान में आक्रमण किया। कहाँ है? तो मुल्तान, सॉरी, करमाठी। जो करमाठी, ये जो है, ये करमाठी एक मुस्लिम समुदाय था। जो करमाठी मुस्लिम होते थे, तो जो करमाठी मुस्लिम था, उसको इसने करमाठी मुस्लिम को लूट लिया था। इसको लूट लिया, इसे लूट लिया। करमाठी मुस्लिम को लूट लिया था मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान में आक्रमण करके, ठीक है? अब 1178 में इसने नेक्स्ट आक्रमण करा। इसमें क्या होता है, इसमें जो भीम सेकेंड थे, उसने हरा दिया मोहम्मद गौरी को। ये जब दूसरी बार आक्रमण किया, तो जो भीम सेकेंड था, भीम सेकेंड, इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, ठीक है? सेकेंड ने मोहम्मद गौरी को हराया। गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया, ऐसा कह सकते हो आप, और इसे हरा के बंदी बना लिया, ठीक है? और इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। फिर इसने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया, और ये इस मोहम्मद गौरी को अपने राज्य लेते गए। तो जो भीम सेकेंड की माँ थी, उनका नाम है माँ नायिका। ये भीम सेकेंड की माँ, ठीक है? इनका नाम था नायिका देवी। इनके ही कहने पर भीम सेकेंड जो थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया, छोड़ दिया। उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया और उन्हें बंधक नहीं बनाया, उसे वापस छोड़ दिया। जब भीम सेकेंड ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, फिर मोहम्मद गौरी अपने आप को प्रिपेयर किया फिर से, और 1178 में फिर से उसने आक्रमण करा गुजरात में। आक्रमण करा, गुजरात में आक्रमण करा, और वहाँ के राजा थे भीम सेकेंड। यही भीम सेकेंड जो थे,
वहाँ के राजा थे, ठीक है। और भीम सेकंड जो थे वो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, वो चालुक्य वंश के थे, ठीक है। अब समय आता है 1179, 1179। इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी ने सिंध और कश्मीर कश्मीर में आक्रमण किया, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी था, उसे भीम सेकंड ने हरा दिया था। और भीम सेकंड से गलती इतना ही हो गई कि उसने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी, और जिंदा क्यों छोड़ा था, तो जिंदा छोड़ा था जो भीम सेकंड था, उसकी मां नायिका देवी के कहने पर उसे छोड़ दिया, रिहा कर दिया गया था, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे कुछ रिलेटेड एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी के टाइम में जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा। जैसे दिल्ली, अजमेर, और सांभर, यहाँ पे चौहान डायनेस्टी का राज चलता था। चौहान डायनेस्टी। और यहाँ के राजा कौन थे, वो थे पृथ्वीराज सेकंड, जिनका वास्तविक नाम था रायपिथौरा। पृथ्वीराज सेकंड का वास्तविक नाम रायपिथौरा था। ये पृथ्वीराज चौहान डायनेस्टी के थे। तो होता ये है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध होता है, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलता है, तो इनके ही एक दरबारी कवि थे, इनके पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे, जिनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी, इसने एक बुक लिखी थी, पृथ्वी राज त्रासो, पृथ्वीराज त्रासो नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें हमें पता चलता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बारे में, ठीक है। तो समय है 1191 का। 1191 में 1191 का समय है, पहला तराइन का युद्ध। किसके बीच में, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में
पहला तराइन का युद्ध होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना होगा। आप डेट याद रख सकते हो और युद्ध का नाम तराइन का युद्ध है, पहला तराइन का युद्ध। ठीक है, डेट कब है? 1191 में। और किसके किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कन्नौज 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 में एक वंश था, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश था जिसके राजा थे जयचंद थे गढ़वाल वंश के राजा। अब मैं गढ़वाल वंश पे बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको पहला तराइन युद्ध के बारे में बताता हूँ। तो ये जो पहला तराइन का युद्ध था, ये हुआ कुछ ऐसा कि मोहम्मद गौरी, जो कि हर जगह आक्रमण करते हुए आ रहा था, वो पृथ्वीराज चौहान को हल्के में आंक लिया। उसने सोचा कि और जैसे राजाओं को इसने धूल चटाई, वैसे इसने सोचा कि ये पृथ्वीराज चौहान को भी हरा देगा। तो इससे मिस्टेक हो गई, क्योंकि इसने पृथ्वीराज चौहान से पंगा ले लिया। ठीक है, तो हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत गए। ठीक है, और बहुत ही बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में हार हुई इसकी। ठीक है, ये हार गए और ये जीत गए। अब इतनी बुरी तरीके से वो हारे थे मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कि उसके अंदर फिर से मतलब युद्ध करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो यूपी कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा जो जयचंद थे, उनकी एक बेटी थी, इनकी बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम संयोगिता था। अब होता ये है कि जो राजा जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, वो प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करते थे। तो ये जो राजा जयचंद है, ये जो संयोगिता थी, जयचंद की बेटी जो संयोगिता, उसकी विवाह वो किसी और वंश के राजा से करवाना चाह रहे थे। तो जब पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चला कि जयचंद जो है वो अपनी बेटी संयोगिता उसकी प्रेमिका का कहीं और विवाह कर रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को उठा लिया और उसे उठा के अपने राज लेके आए और वहां पे शादी कर ली। तो इस बात से जो जयचंद राजा थे, उन्हें बहुत ज़्यादा ही आहत पहुंची, बहुत ठेस लगा इनको। इनके अंदर प्रतिशोध की भावना जाग उठी कि पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े साम्राज्य के राजा है, उसने मुझे छोटा समझ के मेरे साथ ये मेरी बेटी को लेके चले गए। तो इसके अंदर को शत्रुता की भावना आ गई पृथ्वीराज चौहान के लिए। तो होता ये है कि जब 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध होता है, दूसरा तराइन का युद्ध होता है। कब होता है? तो 1192 में, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, फिर से वही दोनों राजाओं, एक मोहम्मद गौरी और एक राजा पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर से युद्ध होती है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये राजा जयचंद थे, वो षड्यंत्र के तहत पृथ्वीराज चौहान के सेनापति बन जाते हैं। और युद्ध में
ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे उनको धोखा देते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि जो मोहम्मद गौरी था वो इस युद्ध में जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाते हैं और हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को वो बंधक बना के ले जाता है। इससे होता ये है कि भारत में हिंदू रूल जो था, हिंदू रूल हिंदू रूल का अंत हो जाता है, यहाँ से भारत में हिंदू शासक का अंत हो गया, हिंदू रूल का अंत हो गया और यहाँ पे मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है, रूल की शुरुआत हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। ये 1192 दूसरा तराइन का युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मोहम्मद गौरी जीतते हैं, ये जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और हार होने के कारण क्या परिवर्तन होता है देश में, तो जो भारत था उसमें हिंदू रूल का अंत हो जाता है और मुस्लिम रूल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब समय आता है 1194 का। यहाँ एक युद्ध होती है, बैटल ऑफ चंदवार। बैटल ऑफ चंदवार। चंदवार का युद्ध, चंदवार का युद्ध ये किसके बीच में होता है, ये जानते हैं? ये होता है गौरी, मोहम्मद गौरी और जयचंद जो संयोगिता के पिता थे, इन दोनों के बीच में चंदवार का युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है, काफी आसान तरीके से इस युद्ध में जीत जाता है और राजा जयचंद को हराकर इसकी हत्या कर देता है। राजा जयचंद जो था वो मोहम्मद गौरी से मिलके पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ षड्यंत्र करके उसे धोखे से हराते हैं, हराने में मोहम्मद गौरी का सहयोग करते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद वो गुलाम बना के जब उनकी हत्या कर देता है मोहम्मद गौरी, फिर वो जयचंद को बोलता है जब तुम अपने सगे के ना हो पाए तो मेरे क्या होगे। इसलिए वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हो जाता है, चंदवार का युद्ध, और इसमें मोहम्मद गौरी डिफीट कर देता है जयचंद को और उसकी हत्या कर देता है, ठीक है। बस यही बात है। और ये जो मोहम्मद गौरी थे इनके 4 गुलाम थे, दिल्ली सल्तनत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये 4 गुलाम पता होना चाहिए। इसके मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, ठीक है। ये कौन कौन है आइए देखते हैं। पहला गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा था यलदावज, ठीक है। और तीसरा था
कुबाचा, कुबाचा। और चौथा बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी। ये मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दाज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। ये 4 गुलाम थे, ठीक है। आपको ये याद रखना है कितने गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, तो 4 थे। सबसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यल्दाज, तीसरा कुबाचा, चौथा बख्तियार खिलजी। आप अगर मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ते हुए लिखते हुए चलेंगे तो आपको बाद में याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद होता चला जाएगा, ठीक है। अब होता ये है, ग्यारह सौ चौरानवे का टाइम आता है, ठीक है। अभी तक का जो हम लोग का चल रहा था, तो बेटा लोग चंदवारा चला 1194 में, तो अब 1194 का समय फिर एक चीज और घटना घटती है 1194 में। 1194 में एक भारत में एक भी मस्जिद नहीं थी। 1194 में ही भारत में पहला मस्जिद बना, पहला मस्जिद मस्जिद बना। भारत में पहला मस्जिद बना। इस मस्जिद का नाम था, मस्जिद का नाम कुवत कुवत उल इस्लाम। ये मस्जिद का नाम था। कहाँ बना ये मस्जिद? तो दिल्ली में बना था, दिल्ली में, यानी दिल्ली में, ठीक है। पहला मस्जिद 1194 में पहला मस्जिद बना। मस्जिद का नाम क्या था? तो कुव्वत उल इस्लाम। कहाँ बना? दिल्ली में, ठीक है। और 1194 में फिर 1194 में 1194 में बहुत सारे काम हुए हैं, आपको याद रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा बना, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बना? अजमेर में, अजमेर में बना। ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। ये मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो मस्जिद है। कहाँ पर है? तो अजमेर में है, ठीक है। 1194 में ये भी बना है, ठीक है ना। अब आते हैं कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो था, इसको मतलब बनाने का शुरुआत करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो पहला गुलाम था मोहम्मद गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इसकी शुरुआत करी। शुरुआत हुआ था 1199 में। किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक
ऐबक ने शुरुआत करवाया था और इसे पूरा कराया था, इसे पूरा करने वाला इल्तुतमिश था। कब करा था पूरा? तो 1230 में। पूरा करने वाला का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है। और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा जाता था। जो कुतुब मीनार की है, कुतुब मीनार की हाइट जो है, पूरी हाइट कितनी है? मतलब इसकी ऊंचाई, ऊंचाई है 73 मीटर। 73 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई है। और इसमें कितने फ्लोर है? टोटल फ्लोर कितने हैं? तो फ्लोर है 5। सॉरी, 5 फ्लोर है। तो मैं बताता हूँ कि किसने 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 कितना फ्लोर बनवाया, किसने कितना काम करवाया, ये बताता हूँ। सबसे पहला जो फ्लोर था, सबसे पहला फ्लोर बनवाया था ऐबक ने। ऐबक ने फर्स्ट फ्लोर बनवाया था। इसने स्टार्ट करा था कुतुब मीनार को बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो फ्लोर था, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट करा था। ये 2 फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, पहला और दूसरा। तीसरा और चौथा जो था, तीसरा और चौथा फ्लोर ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बनवाया था। तीसरा और चौथा इल्तुतमिश, ठीक है। और जो पांचवा फ्लोर था, जो पांचवा फ्लोर था, पांचवा, ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 5वां फ्लोर इसका बनवाया, ठीक है। जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही रखा गया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार रखा गया था, ये याद रखेंगे। और ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, जो अभी तक ये सारे काम कर रहे थे। अब 1205 में मोहम्मद गौरी जैसे पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, जयचंद को हराने के बाद वो वापस अपने देश चले गए थे और यहाँ उनके गुलाम संभाल रहे थे यहाँ भारत देश में सब चीज, ठीक है। अब होता ये है, 1205 का समय आता है। 1205 में जो मोहम्मद गौरी थे वो वापस भारत आते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। वो भारत वापस आए देखने के लिए कि मेरे गुलाम क्या क्या काम कर रहे हैं भारत में, कैसे देश को चला रहे हैं। तो ये देखने के लिए आए थे, ठीक है। तो वो देख लिए, सब चीज़ खुश थे अपने गुलामों से। फिर वो 1206 में 1 साल रुकने के बाद उन्होंने देखा कि मेरे गुलाम सब चीज़ ठीक ठाक कर रहे हैं। तो 1206 में मोहम्मद गौरी जो थे वो वापस जा रहे थे, वापस अपने देश को रवाना हुए, वापस जा रहे थे। इस बीच में क्या होता है, खोखर जाट समुदाय के लोग, खोखर जाट जो थे, उन्होंने 1206 में ही वापस जाने के क्रम में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी।
और मोहम्मद गौरी को मार दिया। ठीक है, किसने मारा था? तो खोखर जाट ने, कब? 1206 में। और मोहम्मद गौरी मर गए। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है भारत में। और उसके जो पहले गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने वो संस्थापक थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने स्थापना करा था दिल्ली सल्तनत का। और उन्होंने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करके सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश हुए थे 1206 में, सॉरी 1206 से 1290 के बीच में। वो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित करा था। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ के सुल्तान रहे थे, लेकिन वो सुल्तान रहते हुए भी कभी भी सुल्तान की उन्होंने उपाधि नहीं ली थी। वो जैसे सिपा सलाहर बन के गद्दी चलाते थे, मतलब सेनापति बन के ही गद्दी चलाते थे। तो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। कल मैं दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग से दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 में क्या क्या घटना घटी है, कौन कौन से वंश आए, उसमें कौन कौन से सुल्तान हुए, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। वो कल मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।